Welcome to session 2. So I have another short write-up for you. This one is also on the easy side. Let's quickly have a look. I'm not going to repeat the framework. आप अगर framework एक बार फिर से जानना चाहते हैं तो first video देख सकते हैं. So we have another short write-up. एक बार फिर से हम इसे decode करेंगे what, why, how, who, when और where के parameters पे. इस बार थोड़ा हम तेजी से चलेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, तो उसे मैंने काफी धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस किया. आई एम श्योर उसने आपको थोड़ा बोर भी किया होगा, बट दैट बोर्डम विल पे ऑफ. और अभी हम क्विकली कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं. दिस राइट अप, इफ वी गो फॉर द बेसिक माइलस्टोन मैपिंग, इज अबाउट ए क्लासिक. शुरुआत में ही मी लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि जिस किसी ने पैसेज लिखा है वो अपना व्यू क्लासिक के बारे में यहाँ पर दे रहा है. यू मे और मे नॉट बी फेमिलियर विथ व्हाट एग्जैक्टली अ क्लासिक मीन्स. परेशान मत होइए, ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि आप क्लासिक की डेफिनेशन जानते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लासिक की ट्रेडिशनल डेफिनेशन और क्लासिक के बारे में ऑथर क्या सोचता है, बोथ द पैरामीटर्स हैव बीन मेंशन्ड. So it is very clearly written that the author has an opposite view of what a classic means than his predecessors. कहने का मतलब ये है, क्लासिक की डेफिनेशन प्रेडेसेसर्स या जो लोग पहले थे उनके हिसाब से कुछ और है, और इस पैसेज को लिखने वाले ऑथर के हिसाब से ठीक उससे ऑपोजिट है. इस पैसेज को अगर हम स्ट्रक्चर में डिकोड करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैसेज है इसमें प्रेडेसेसर्स का पॉइंट है और हमारे ऑथर का काउंटर पॉइंट है. ओके, ऐसे राइटअप्स में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यूज को इंटरमिक्स ना करें, क्योंकि पॉइंट काउंटर पॉइंट अगर मिक्स हो गए तो जो क्वेश्चंस होंगे वहां आंसर्स गलत हो सकते हैं. तो प्रेडिसेसर्स का क्या पॉइंट है और ऑथर का क्या काउंटर पॉइंट है, इसके लिए राइटअप को ध्यान से पढ़ना चाहिए. ऑथर ने यहां लिखा है कि उसके हिसाब से जो क्लासिक है इट रेजिस्ट्स कंटेम्पोरैनिटी. तो ऑथर का कहना है कि क्लासिक में कुछ भी कंटेम्पररी नहीं होना चाहिए. ओके, रेजिस्टेंस एक नेगेटिव वर्ड है. रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज को ऑपोज करना. तो क्लासिक में कुछ भी कंटेम्पररी नहीं होना चाहिए. अगर हम इसे ऑथर का पॉइंट माने तो प्रेडिसेसर्स का जो पॉइंट है वो होना चाहिए कि क्लासिक में कंटेम्पररी चीजें होती हैं, करेक्ट, और ऑथर के हिसाब से वो कंटेम्पररी नहीं होना चाहिए. क्लासिक ऑथर के हिसाब से यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है ये कंटेम्पररी पे भी एप्लीकेबल है और यूनिवर्सैलिटी पे भी एप्लीकेबल है. सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्लासिक शुड नॉट बी यूनिवर्सल. और अगर आते हैं तो लिखा हुआ है कि क्लासिक में शेयर्ड ह्यूमैनिटी भी नहीं होनी चाहिए एज पर दी ऑथर, विच मीन्स अब इससे ये समझ आ गया कि एज पर दी predecessor's point of view, classic is something that is universal, classic is something that has contemporaneity, classic has common or shared humanity, और ऑथर इससे ठीक उल्टा सोचता है. और थोड़ा अगर हम नीचे आ जाएं तो ऑथर ने अपना पॉइंट दिया है यहाँ पर, इंस्टेड से वो दिखता है, जो कि ऑथर का काउंटर पॉइंट है, ये जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा. तो ऑथर ने कहा कि क्लासिक क्या है, इट इज समथिंग दैट इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस फॉर एनी गिवन जनरेशन ऑफ रीडर्स एंड इट एक्सपैंड्स द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन बीइंग्स. कहने का मतलब क्लासिक जो है वो पूरी तरह से नया है और उसमें हर जनरेशन कुछ न कुछ डिफरेंट या नया ऐड करती है. तो यहाँ पर जो राइटअप है उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हुए हैं, एक पॉइंट और एक काउंटर पॉइंट. वंस दिस इज वेरी क्लियर इन द माइंड, हम ये समझ गए हैं कि पैसेज में क्या पूछा गया है और पैसेज क्यों लिखा गया है. वाई ऑफ द पैसेज क्या है,
why of the passage is all about how the author has contradicted the view of the predecessors, और वो अपना व्यू क्लासिक के बारे में देना चाह रहा है। ऑथर डेफिनेटली प्रेडिसेसर्स के व्यू को लेकर क्रिटिकल है, तो पैसेज की जो टोन है वो क्रिटिकल है। पैसेज का जो राइटिंग स्टाइल है वो कंपैरेटिव है, क्योंकि प्रेडिसेसर्स का व्यू और ऑथर का व्यू कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। सो द राइटिंग स्टाइल इज लार्जली कंपैरेटिव। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। इस तरह का राइटअप कहाँ पर होना चाहिए, इसका ऑथर कौन हो सकता है? तो नेचुरली ये जो डिस्कशन है ये लिटरेरी थियरी या लिटरेरी टेक्स्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस पर बेस्ड है। आप अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, लिटरेरी थियरी पढ़ते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्लासिक वर्ड अक्सर आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री में यूज किया जाता है। ओल्ड जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम रोल मॉडल्स मानते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रीस और रोम में जिस तरह से आर्ट को देखा जाता था, आर्ट इन ग्रीस एंड क्लासिकल रोम वाज सपोज्ड टू बी परफेक्ट। आर्ट को आइडियल मानते थे, उसमें एक डिसिप्लिन होता था, मेथड होता था, इसी को हम क्लासिसिज्म कहते हैं। और अगर कोई मॉडर्न आर्टिस्ट उसी फॉर्म को फॉलो करें जो ग्रीस और रोम में लोग फॉलो करते थे, तो हम आज भी फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को क्लासिक बोलते हैं। इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी होता है जिसको हम रोमांटिक कहते हैं। ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये बार बार आते हैं। रोमांटिक का मतलब होता है जहां हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रेक करते हैं, नई चीजों को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये जो टेक्स्ट है इसमें ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे क्लासिक की जगह ज्यादा रोमांटिक लग रहा है, लेकिन ऑथर ने उसे क्लासिक ही कहा है और क्लासिक को नए अंदाज में डिफाइन किया है। तो आई सपोज द राइट अप इज क्लियर, हमने लार्जर माइलस्टोन मैपिंग कर ली है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। तो हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मेन आइडिया। मेन आइडिया अगेन मीन्स द व्हाट ऑफ द पैसेज और द थीम ऑफ द पैसेज। एक बार फिर से शैडो आंसर पर सोच लेते हैं। पैसेज का शैडो आंसर हमने क्या फ्रेम किया है? द पैसेज इज अबाउट a point of predecessors regarding the definition of a classic and the author's counterpoint where the author has contradicted most of the parameters of what a classic should contain। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ऑथर के हिसाब से क्लासिक कंटेम्पररी नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, उसमें शेयर्ड ह्यूमैनिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब ऑथर ने कहा है। और प्रेडिसेसर्स का मानना क्या है कि क्लासिक में कंटेम्पोरेनिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, शेयर्ड ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ऑथर के हिसाब से क्लासिक में न्यूनेस होनी चाहिए और रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। मतलब हर एक क्लासिकल वर्क में कुछ नयापन होना चाहिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ऑथर का व्यू है। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 में लिखा है अ क्लासिक इज एबल टू फोकस ऑन कंटेम्पररी ह्यूमन कंडीशन। ये उल्टा है क्योंकि ऑथर ने तो इस बात को अपोज किया है, इसलिए 1 गलत है। अ क्लासिकल वर्क सीक्स टू रेजिस्ट पर्टिकुलैरिटी एंड टेम्पोरल डिफरेंस इवन एज इट फोकसेस ऑन कॉमन ह्यूमैनिटी। पैसेज में क्लियरली ऑथर ने कॉमन ह्यूमैनिटी को क्लासिक का इंग्रेडिएंट नहीं माना है, सो ये भी गलत हो गया। अ क्लासिक इज अ वर्क एक्सप्लोरिंग द न्यू, ये बात सही है। गोइंग बियॉन्ड द यूनिवर्सल, कंटेम्पररी एंड द नोशन ऑफ यूनिफाइड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये जो बियॉन्ड वर्ड है ये सभी के लिए स्टैंड कर रहा है, यूनिवर्सल के लिए, कंटेम्पररी के लिए भी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए यूनिफाइड। और यही एग्जैक्टली पैसेज में लिखा है। वी कैन होल्ड ऑन टू दिस ऑप्शन बिकॉज इट कवर्स व्हाट द ऑथर हैज टू से अबाउट अ क्लासिक। ऑप्शन 4 में लिखा है अ क्लासिक इज अ वर्क दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ये गलत है क्योंकि एज पर द ऑथर क्लासिक यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा है कि वो होना चाहिए। सो going by the shadow answer and the milestones we have mapped, option 3 makes the best sense. Moving on, question number 2 is about the most appropriate title. As I told you, title is a compression of the theme. Theme को और थोड़ा छोटा कर दें
तो टाइटल बन जाती है। नेचुरली डिस्कशन क्लासिक पे हो रहा है, तो क्लासिक टर्म का आना बेहद ज़रूरी है। और इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि ऑथर ने क्लासिक के ट्रेडिशनल या प्रेडेसेसर्स की डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। व्हाई क्लासिक लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स universal human experience. Now, this is something that is opposite to what the author of the passage thinks, because it talks about universality, whereas the author doesn't find a classic to be universal. सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4 में लिटरेचर प्रिजर्व्स शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज, जबकि ऑथर के हिसाब से क्लासिक में शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, उसमें सब कुछ नया होना चाहिए। द टाइमलेस रेलेवेंस ऑफ ग्रेट बुक्स, तो ये भी जो पॉइंट है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सिंस द ऑथर हैज अ काउंटर पॉइंट टू the traditional point or the predecessor's point. The option that makes the best sense is rethinking द मीनिंग ऑफ अ क्लासिक, क्योंकि ऑथर ने क्लासिक के ट्रेडिशनल डेफिनेशन को क्वेश्चन किया है, रादर कॉन्ट्रडिक्ट किया है। सो 2 is the closest to what the passage has to say, and hence option 2. Once again, the shadow answer and milestone mapping जिसमें हमने नो हाउ को यूज किया has helped us. Moving on to question number 3, which of the following best describes, again pay attention to this superlative, the writing style. स्टाइल के बारे में हम पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं। स्टाइल रेफर्स टू द लिटरेरी और लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइटर। यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शंस हैं नरेटिव, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव एंड इमोशनल। इनके बीच में हमें चूज करना है। नरेटिव और एनेक्डोटल का मतलब होता है जहां पर कहानी सुनाई जा रही हो, और कहीं भी पैसेज में कोई कहानी जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसे सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। परसुएसिव और इमोशनल, अपीलिंग टू रीडर्स सेंटिमेंट्स, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है। ऑथर डेफिनेटली अपनी डेफिनेशन ऑफ क्लासिक हमें बताना चाह रहा है, लेकिन वो इमोशनल है और रीडर्स के सेंटिमेंट्स को हिट कर रहा है, ऐसा तो पढ़कर कहीं नहीं लग रहा। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिटेल्स होते हैं, वहां कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता है, सो डिस्क्रिप्टिव डजंट मेक सेंस। करेक्ट ऑप्शन बाई एलिमिनेशन सीम्स टू बी ऑप्शन 2। यहाँ पर हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं, एनालिटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव। डेफिनेटली द ऑथर हैज प्रेजेंटेड हिज पॉइंट्स, तो हम कह सकते हैं कि राइट अप आर्गुमेंटेटिव है क्योंकि ऑथर का ओपिनियन है, और राइट अप एनालिटिकल भी है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रेडिसेसर्स के व्यूज को एनालाइज कर रहा है और फिर अपना व्यू भी दे रहा है। सो बोथ एनालिटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव find a combined presence in the write up. Option 2 makes the best sense. Moving on to question number 4, which of the following best, again a superlative, characterizes the tone. Tone का मतलब emotional attitude या author का mood। चूंकि author traditional definition के खिलाफ है, तो naturally वो predecessors के views से disagree करेगा, तो author की tone negative है, और वो अपने व्यूज दे रहा है, मतलब वो सिचुएशन पे खुद रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। गोइंग बाय दिस लॉजिक, ऑप्शन 1 हमें देखने में सही लग रहा है, बट बिफोर वी मार्क इट एज द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द अदर ऑप्शंस। 4 में लिखा है एंथुसियास्टिक एंड सेलिब्रेटरी। यहाँ पर जबकि वो प्रेडिसेसर्स के व्यू को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हम उसे सेलिब्रेटरी या एंथुसियास्टिक नहीं कह सकते। एंथुसियास्टिक मतलब यू हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एनर्जी and you are positive about something. Celebratory मतलब you are celebrating the success of something, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। Nostalgic और sentimental का मतलब है पुरानी यादों में खो जाना, जबकि ऑथर ने तो क्लासिक को नएपन से जोड़ा है। So once again this is something that doesn't make sense. Satirical basically means to make fun of, humorous means comic. There is no comedy और satire, व्यंग भी नहीं है, कोई मजाक भी नहीं है, कोई जोक नहीं है, so we can safely eliminate this. We can go with option 1, critical and reflective. Critical of the predecessors views, reflective का मतलब होता है अपना थॉट किसी चीज पर देना, विचार व्यक्त करना, so that way option 1 makes the best sense. Moving on with the next question, this one is based on who could be the author of the passage, likely author of the passage.
since the passage is about definition of a classic, the word classic, as I told you, refers to literary theory, literature. ये साहित्य और आर्ट का वर्ड है। अक्सर जैसा मैंने आपको बताया, पोएट्री में, लिटरेचर में, पेंटिंग्स में हम क्लासिक वर्ड को यूज करते हैं। तो ऐसा ही कोई सोर्स होना चाहिए इसका, और ऑथर भी इसी किसी कैटेगरी का हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। यहाँ लिखा है अ जर्नलिस्ट रिव्यूइंग अ न्यूली पब्लिश्ड बुक। तो कोई न्यूली पब्लिश्ड बुक जैसा कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। और अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए कि कोई जर्नलिस्ट किसी बुक को रिव्यू कर रहा है, तो इससे क्लैरिटी नहीं मिलती कि कोई ट्रेडिशनल व्यू है और उसके ऊपर फिर कोई न्यू व्यू है। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है इस ऑप्शन में, सो वी कैन सेफली एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ऑप्शन 3 में हिस्टोरियन का जिक्र हो रहा है, मेजर इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दिस इज टोटली अनरिलेटेड, एबरेंट ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी राइट अप में नहीं है। अ नॉवेलिस्ट नरेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ लिटरेचर, राइट अप में मी जरूर लिखा है, लेकिन लिटरेचर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जैसा कोई नॉवेलिस्ट बता रहा है, दिस वी कैन नॉट इंटरप्रेट। Broadly, what we can say is that it is a literary critical piece, literary theory से जुड़ा हुआ है और interpretation of the text से जुड़ा है, क्योंकि old definition के हिसाब से interpretation का तरीका और क्लासिक की डेफिनेशन कुछ और थी, ऑथर के हिसाब से कुछ और है। तो ऑथर एक तरह से ओल्ड डेफिनेशन को क्रिटिक की तरह देख रहा है, एंड हेंस ऑप्शन 1 मेक्स द बेस्ट सेंस। Moving on, last question on this passage, following the same structure, most likely to have been extracted from which of the following sources, मतलब ये जो excerpt है, ये जो passage है, ये कहाँ से लिया गया है? Let's have a look. But before that, quickly think of what could be the source. As I told you, it is related to literary theory and literature. तो literary theory कोई academic essay, कोई आर्ट पर लिखा हुआ कोई ब्लॉग हो सकता है, जहां पर हम लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिक की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन 4 सेज अ पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक्स हैव नथिंग टू डू विथ डेफिनेशन ऑफ अ क्लासिक। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी हम लिटरेरी पीसेस बहुत कम देख पाते हैं, और मॉडर्न पब्लिशिंग ट्रेंड्स में तो कुछ अलग ही चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। डायरेक्टली ये भी कहीं पैसेज से रिलेट नहीं कर रहा है। ट्रैवल मेमोयर का मतलब है ट्रैवलर अपनी मेमोरीज को पेन डाउन करता है, जिसको हम ट्रैवलॉग भी कहते हैं। ऐसा कुछ भी राइट अप में देखने को नहीं मिला। We can definitely say that it's an academic essay on literary theory. So going by the milestones, option 1 once again makes perfect sense, right? आप जब भी एक राइटअप को पढ़ते हैं तो उसको एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखना चाहिए, और ऑर्गेनिज्म के अपने डेफिनेटली ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। तो पैसेज को भी हम इसी तरह से डिकोड करते हैं, माइलस्टोन्स को ध्यान में रखते हैं, और फिर इन चीजों को एट द बैक ऑफ द माइंड रख करके बिना भूले फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आइडियाज that are different from the write-up, ideas that introduce new topics, ideas that are contradictory to what the passage says, इनको हमें तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए। कई बार अगर एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं या बहुत डेफिनेटिव ऑप्शंस हैं और पैसेज में वैसा नहीं लिखा है, इनको भी सेफली एलिमिनेट किया जा सकता है। सो विल कैच अप अगेन इन अ न्यू वीडियो। अगले वीडियो में हम थोड़ा लेंथ पैसेज को टैकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।